हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर अटैक के बारे में। क्योंकि आज की दुनिया में साइबर अटैक एक बढ़ते हुए खतरनाक, हमारे देश व दुनिया पर एक बेहतरीन समस्या रूप ले चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए सबको अपना अपना सहयोग देना चाहिए व इससे संबंधित घटनाओं के बारे में आज हम देखेंगे। क्योंकि हाल ही में कुछ घटनाओं को तेजी से बढ़ते हमारे डिजिटल नेटवर्क की विभिन्न कमजोरियों को उजागर किया है। पहला दृष्टांत एम्स के सर्वर पर हुए हमले का है, जिसमें लगभग 40 मिलियन स्वास्थ्य कार्ड गोपनीयता भंग हुई। 2 सप्ताह तक सिस्टम अपडेट ऑटेज की स्थिति बनी रही। एक अन्य हमले में रैंसमवेयर समूह ब्लैकेट शामिल था, जिसने रक्षा मंत्रालय के गोला बारूद और विस्फोटक निर्माता सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मात्र कंपनी की सुरक्षा को भंग किया और 2 टेराबाइट से अधिक डेटा को चोरी कर ली। भविष्य में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा के उपायों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालना जरूरी है दोस्तों। कि देखते हैं कि इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं। रैंसमवेयर हमले अधिक बारंबार और नुकसानदेह होते जा रहे हैं, जहां 75% से अधिक भारतीय संगठनों ने इस तरह के हमलों का सामना किया है और ऐसे प्रत्येक उल्लंघन में औसतन 35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। महत्वपूर्ण अवसंरचना की भेद्यता। भौतिक और डिजिटल क्षेत्रों के बीच की रेखा तेजी से धुंधली होती जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं शत्रु राज्य और अराजक निर्भर अभिकर्ताओं के हमलों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो गई है। साइबर क्षमताओं का उपयोग एक महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं, उद्योग और सुरक्षा को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि यूक्रेन में जारी संघर्ष में देखा गया है, जहां हैकिंग एवं जीपीएस जैमिंग का उपयोग कर वार हेड्स, रडार और संचार उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को निष्क्रिय कर देने की बात सामने आई है। अब देखते हैं कि ये तैयारी जो कि अधूरी तैयारी है। कैट इन में संगठनों के लिए कुछ दिशा निर्देश प्रस्तुत किए हैं, जिनका डिजिटल आयाम से संपर्क के दौरान अनुपालन किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश संगठनों के पास साइबर हमलों की पहचान करने और उन्हें रोक सकने के साधनों का अभाव है। इसके अतिरिक्त भारत में साइबर सुरक्षा पेशेवरों को भारी कमी की स्थिति पाई गई है। सीमित क्षेत्रों की निजी भागीदारी। कि भारत की साइबर सुरक्षा संरचनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है, जबकि साइबर हमलों से उपयोगकर्ताओं एवं ग्राहक की सुरक्षा के लिए समान विचारधारा वाले अंत सरकारी एवं राज्य ढांचे के साथ सहयोग आवश्यक है। अतिरिक्त जटिलता। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अधिक समावेशन के साथ साइबर स्पेस के और जटिल डोमेन बनने की संभावना है, जो कि तकनीकी कानून एक टेक्नो लीगल प्रकृति की समस्या को जन्म देता है। यदि बात की जाए कि 5G शुरुआत और क्वांटम कंप्यूटर के आगमन से दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की शक्ति में वृद्धि हुई है। साइबर सुरक्षा के संबंध में प्रमुख पहलुओं को देखा जाए कि इनको संबंधित क्या क्या समस्या हैं और उनके पहलू क्या हैं। सबसे पहले वैश्विक पहलू को देखेंगे कि साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ था, उसमें क्या हुआ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य, जांच तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ाकर इंटरनेट एवं कंप्यूटिंग संबंधी अपराध को संबंधित करने का प्रयास करती है। 1 जुलाई 2004 को लागू हुआ। भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, अर्थात भारत में इसमें हस्ताक्षरकर्ता के समय वो मौजूद नहीं था। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में बात की जाए, IGF, ये इंटरनेट गवर्नेंस विमर्श पर सभी हितधारकों यानी सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। UNGA की संकल्प के बारे में बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वातावरण में सुरक्षा के मुद्दों पर 2 प्रक्रिया की स्थापना की है। रूस द्वारा संकल्प के माध्यम से ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संकल्प के माध्यम से सरकारी विशेषज्ञ समूह। अब देखी जाए कि इंडियन की क्या पहले रही हैं, इसके द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2022, ये अधिक कड़े ऑडिट के माध्यम से
साइबर जागरूकता और साइबर सुरक्षा में सुधार लाने की इच्छा रखता है। पैनल में शामिल साइबर सुरक्षा ऑडिट अब कानूनी रूप से आवश्यक होने की तुलना में संगठनों की सुरक्षा सुविधा का अधिक ध्यान देंगे। दूसरा है आपका राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र NCIIPC। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत स्थापित NCIIPC एक महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण एवं प्रत्यक्षता के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C व्यापक और समन्वित तरीके से सभी प्रकार के सुरक्षा साइबर अपराधों से निपटने के लिए 2020 में स्थापित किया गया था। साइबर सुरक्षित भारत पहल, इसे वर्ष 2018 में साइबर अपराध के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी तथा सभी सरकारी विभागों के IT कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों हेतु क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। साइबर सुरक्षा केंद्र इस प्लेटफॉर्म को वर्ष 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए वायरस एवं मेलवेयर को हटाते हुए अपने कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों को क्लीन करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। यदि बात की जाए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में, यह अधिनियम कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डेटा एवं सूचनाओं के उपयोग को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, ये एक नागरिक केंद्रित पहल है जो कि नागरिक को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सक्षम बनाएगी और ये शिकायतें विधि सम्मत कार्रवाई के लिए संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अभिगम में होगी। यदि बात की जाए कि कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भारत, जो कि CERT है, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संगठन है जो साइबर घटनाओं पर सूचनाओं के संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार से संलग्न है तथा ये साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर चेतावना भी जारी करता है। साइबर सुरक्षा संबंधी संधियां, भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ जैसे देशों समूह के साथ विभिन्न साइबर सुरक्षा संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुपक्षीय ढांचे को देखें, क्वाड, I2U2 जैसे बहुराष्ट्रीय ढांचों में भी साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रियाओं, प्रौद्योगिकी सहयोग, क्षमता निर्माण एवं साइबर प्रतिष्ठता में सुधार हेतु सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का मसौदा, यह केवल वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है और डेटा उल्लंघनों के लिए 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना प्रस्तावित करता है। बात की जाए कि डिफेंस साइबर एजेंसी के बारे में, ये भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित की गई है। यह आक्रामक एवं रक्षात्मक कार्रवाइयों में सक्षम है। साइबर सुरक्षा पर आम सहमति के निर्माण के लिए भारत G20 शिखर सम्मेलन का उपयोग कैसे कर सकता है? G20 शिखर सम्मेलन के अवसर का उपयोग करना चाहिए। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन के मेजबान राष्ट्र के बारे में। एक राष्ट्र के रूप में भारत इस अवसर का उपयोग साइबर सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए शक्ति के वैश्विक साधन को संचालित करने वाले सभी हितधारकों के साथ लाने के लिए कर सकता है। दूसरा कि एक वैश्विक ढांचे का निर्माण करना, भारत साइबर सुरक्षा के लिए साझा न्यूनतम स्वीकार्यता कॉमन मिनिमम एक्सेप्टेंस के वैश्विक ढांचे को संकल्पना तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इस सामूहिक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा और साइबर सुरक्षा पर एक आम सहमति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है जी? जागरूकता का प्रसार। भारत साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता के प्रसार, निवारण, उपाय करने के महत्व पर बल देने और प्रभावी सुरक्षा नीतियों को विकसित करने के लिए G20 शिखर सम्मेलन का उपयोग कर सकता है। बात करेंगे कि दोस्तों आगे की राह क्या हो हम सभी के लिए, कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास में संयुक्त प्रयासों को सबल करने के माध्यम से वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश साइबर हमले सीमाओं से परे उत्पन्न होते हैं। भारत क्वाड जैसे बहुपक्षीय पहलों के साथ बुडापेस्ट कन्वेंशन में शामिल होने पर विचार कर सकता है। कमियों को दूर करना। कॉरपोरेट्स एवं संबंधित सरकारी विभागों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे अपने संगठनों में कमियों का पता लगाएं और उन कमियों को दूर करें। वहाँ एक
स्तरित सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करें, जहां विभिन्न स्तरों के बीच सुरक्षा के खतरे संबंधों में खुफिया जानकारी साझा की जा रही है। एक वास्तविक वैश्विक ढांचे का निर्माण इसकी आवश्यकता है कि क्योंकि मौजूदा प्रयास साइलों में चल रहे हैं, यानी विभिन्न संस्थाएं एक ही ओर लक्षित हैं लेकिन आपस में सूचना साझा नहीं करती हैं। एक शीर्ष निकाय विभिन्न एजेंसियों के बीच परिचालन समन्वय सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। समन्वय और सूचना प्रसार की बात की जाए, इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के समन्वय और प्राथमिकीकरण का औपचारिक रूप देने, वैधता संबंधी सलाह एवं खतरे की चेतावनी को समयोचित रूप से प्रसारित करने की भी आवश्यकता है। I hope you like this information. Please like, share, subscribe and thanks for watching. Thank you.